वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमी का सब्जेक्ट, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 7 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के बारे में दिया गया। अब क्या दिया गया है उसके अंदर, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या दिया गया। इंट्रोडक्शन में इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमिक एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कंसिडर्ड टू द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोला गया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट डेवलप हो रहा है। ये जो है इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है, और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका प्रॉब्लम भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के अंदर इसको पूरा करना। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इन मास पावर्टी एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या बोला गया है कि अगर लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट अगर देश में रहा तो इसके वजह से जो पावर्टी है वो पावर्टी बढ़ जाएगी, और पावर्टी बढ़ने के वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्लो हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। Most young people face the problem of unemployment. Young people are a major human resources, key agent for social changes and drive force of for economic development and technological inventions। तो क्या बोला है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है यहाँ पे बहुत सारी बिजनेसेस भी ओपन पट करनी पड़ेगी। तो क्या बोला गया है कि जो यंग पीपल है वो बहुत ही मेजर रिसोर्सेस रखता है इंडिया के लिए, मतलब कंट्री के लिए, कि यंग पीपल होंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों में डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इंडिया हैज़ कंसिडर यंग पॉपुलेशन हेंस अनएम्प्लॉयमेंट among youth in the most critical challenges of the 21st century। तो क्या बोला गया है कि इंडिया क्या है, इंडिया को कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया में ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन है, जिसके वजह से बहुत ही एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो चुका है, चैलेंज बन चुका है 21st सेंचुरी में भारत के अंदर। देयर इज़ इम्बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दिस has result in large scale unemployment. So generally unemployment people are involved in unproductivity work like gambling and include an anti-social and anti-national activity। तो क्या बोला गया है कि वहाँ पे एक तरीके का इम्बैलेंस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए और जिस हिसाब से हो रहा है, और जैसा देश का अर्थव्यवस्था के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, जिसके वजह से कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे, जैसे कि कुछ अनप्रोडक्टिविटी वर्क हो रहा है, जैसे गैम्बलिंग हो गया, जुआ वगैरह, या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो गए, जैसे किडनैपिंग वगैरह हो गया, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है, वैसा काम हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या दिया गया है मीनिंग के अंदर, तो अलग अलग टाइप के मीनिंग दिए, देखना क्या दिया गया है। नॉर्मली एनीवन who is not gainfully employed in any productivity activity is said to be unemployment। तो क्या बोला है कि वैसे लोग जो कोई भी काम नहीं करते हैं, कोई भी प्रोडक्टिविटी वर्क नहीं करते हैं, वैसे पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। इन इकोनॉमिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ टू बी स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू। तो अलग अलग टाइप में हम इसे पढ़ेंगे इकोनॉमी के अंदर, जैसे नेचर, सेकेंड है वर्किंग एज ग्रुप, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, प्रेवलिंग वेज रेट। तो अलग अलग टाइप है, जैसे नेचर यानी कि एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड है, नेचर के ऊपर भी डिपेंड है। एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड है, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग एज ग्रुप पे भी डिपेंड है कि कितने एज के लिए वो लोग काम करने वाले हैं, कितने तक काम करेंगे। जैसे एज ग्रुप होता है कि कोई भी बंदा 18 से नीचे होगा तो उसे काम नहीं दिया जाता है, 18 के ऊपर ही काम करने का एज है, और रिटायर एज भी दिया जाता है, दैट इज नोन एज वर्किंग एज ग्रुप। डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ लेबर यानी कि जितना डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई हो रहा है लेबर या नहीं हो रहा है, तो वो भी डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट पे। और प्रिवलिंग वेज रेट, अब यहाँ पे सैलरी वेजेस तो होना ही चाहिए ना, तो ये होगा तो इसके हिसाब से जो काम होगा उसे भी फोकस किया जाएगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट सैलरी और वेजेस पे भी डिपेंड है। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट फास्ट इनफ टू जनरेट एडवोकेट जॉब टू एब्जॉर्ब द एक्सपांडिंग लेबर फोर्स। तो क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है
इकोनॉमिक ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रहा है कि उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, तो एडवोकेट जॉब्स दे नहीं पा रहा है जितना लेबर फोर्स है उसके हिसाब से, तो इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। Unemployment is a situation in which people in the age group of 15 to 59 are able to willing to work at the prevailing wage but unable to get a job। क्या बोला गया है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे काम करने का जो एज ग्रुप है वो 15 से लेकर 59 सालों तक है, 15 टू 59 ईयर्स तक है। तो यहाँ पे जो है उनको जैसा वर्क चाहिए वैसा उनको जॉब मिल ही नहीं रहा है, जिसके वजह से क्या हो जा रहा है, एक तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जा रहा है। अगला है, फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर अनएम्प्लॉयमेंट इट इज़ एसेंशियल दैट द पर्सन शुड बी एंगेज इन वर्क फॉर अ मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स पर वीक अकॉर्डिंग टू नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोला गया है कि वो पर्सन एम्प्लॉयड भी कहलाएगा जो कोई ना कोई काम में एंगेज है कम से कम वीक में कुछ घंटे, यानी कि एक हफ्ते में कुछ घंटे वो इन्वॉल्व है, उसे भी हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो NSSO यानी कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या बोला गया, कुछ पॉइंट्स बोला गया, उनको एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाएगा। देखना, इन इंडिया अ पर्सन इज़ कंसिडर अनएम्प्लॉयड इफ़ ही वर्क फॉर लेस दैन 14 आवर्स पर डे पर वीक। क्या बोला गया है, उस पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। NSSO के हिसाब से उस पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा जो पूरे हफ्ते में 14 घंटे से कम काम करता है, 14 घंटे से कम काम करता है। दूसरा, उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा जो those who work for 15 आवर्स 15 to 28 आवर्स अ वीक एज कंसिडर एज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा जो 15 से लेकर 28 घंटे तक काम करता है, यानी कि पूरे हफ्ते में सिर्फ 15 से लेकर 28 घंटे तक ही काम कर रहा है, उसे भी अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। तीसरा, पर्सन वर्किंग फॉर 8 आवर्स पर डे दैट इज़ 273 डेज ऑफ द ईयर इज़ कंसिडर एम्प्लॉयड ऑन अ स्टैंडर्ड बेसिस। अब क्या बोला गया है कि पूरे हफ्ते में अगर पर्सन 8 घंटा काम कर रहा है दिन में और वो 273 डेज तक करता है, यानी कि टोटल डेज 365 होता है, जिसमें से 273 डेज तक करता है पूरे साल में और 8 घंटा एक दिन में काम करता है, तो उससे ही कंसिडर किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि वो एम्प्लॉय रहेगा, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, उसे रोज़गार मिला हुआ है। और जो उससे कम में होगा 15 से 28 घंटे तक हमने जो बात किया उसे कंसिडर किया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट में, उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब उसके बाद टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बच जाता है, जिसके अंदर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। एक बार हम टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स का चार्ट भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जिसके अंदर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, दो में क्लासिफाइड रहेगा, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। जिसके अंदर अगर हम बात करें रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में, तो उसमें भी दो टाइप के क्लासिफिकेशंस है, जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। जो सीजनल है, सीज़न के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और डिस्ट्रिब्यूटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये ज़्यादातर आपको विलेज एरिया में ही दिखेगा, यानी कि ज़्यादा पर्सन्स को यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल पाता है। और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में और दो टाइप्स दिखेंगे आपको। अगर दो टाइप्स की बात करें तो पहला एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पढ़ा लिखा रोज़गार नहीं मिल रहा पढ़े लिखों को, और दूसरा इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के बारे में हम देखेंगे तो इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट में 4 क्लासिफाइड और है, जैसा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानता नहीं या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है लेकिन उसके हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा है। और दूसरा बात करें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये जो है यहाँ पे
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, यानी कि जो मेन वस्तु है वही नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार रह कर भी काम नहीं कर पा रहे। अगला बात करते साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक समय के हिसाब से होता है, यानी कि जैसे बिजनेस का कंडीशन उतार चढ़ाव होते रहता है। बिजनेस के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन है, बिजनेस क्या हो रहा है, कभी प्रॉफिट में जा रहा है, कभी लॉस में जा रहा है। तो लॉस में जाने की वजह से यहाँ पे बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी बात करें तो कंट्री का सिचुएशन जैसा होगा बिज़नेस का भी सिचुएशन वैसा ही होगा। तो कंट्री का अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है तो बिज़नेस भी यहाँ पे लॉस में जा सकता है, और बिज़नेस अगर लॉस में जाता है तो वैसे समय पे जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं पीपल्स, उसे क्या बोलेंगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और चौथा था स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि यहाँ पे कंट्री का इकोनॉमिक चेंज हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे इस प्रॉब्लम को फेस किया जा रहा है, यानी कि कंट्री का इकोनॉमिक सही से नहीं है, यहाँ पे कुछ आपदा आ गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जिसके वजह से कंट्री का इकोनॉमिक अप एंड डाउन हो रहा है, जिसके वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस के अंदर हो या लोगों के साथ हो। तो इसी से रिलेटेड अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, इसमें हमने चार्ट के बारे में देखा, अगली बार हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही देखना था। इंट्रोडक्शन हमने देखा, मीनिंग देख लिया। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन रेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।